जादुई अंगूठी। एक बार की बात है, एक बूढ़ा दंपति रहता था जिसका एक बेटा था जिसका नाम मार्टिन था। अब जब बूढ़े व्यक्ति का समय आ गया तो वह अपने बिस्तर पर लेट गया और मर गया। हालांकि उसने जीवन भर कड़ी मेहनत की थी, लेकिन वह अपनी विधवा और बेटे के लिए केवल 200 फ्लोरिन छोड़ गया। बूढ़ी औरत ने बारिश के दिन के लिए पैसे जमा करने का फैसला किया, लेकिन अफसोस, बारिश का दिन करीब था, क्योंकि उनका सारा खाना खत्म हो चुका था और 200 फ्लोरिन होने पर कौन भूख से मरने के लिए तैयार है। इसलिए बूढ़ी औरत ने अपने 100 फ्लोरिन गिने और उन्हें मार्टिन को देते हुए उससे कहा कि वह शहर में जाए और 1 साल के लिए भोजन का भंडार जमा करे। इसलिए मार्टिन शहर की ओर चल पड़ा। जब वह मांस बाजार में पहुंचा तो उसने पाया कि पूरी जगह में कोहराम मचा हुआ है और गुस्से से भरी आवाजें और कुत्तों के भौंकने का शोर है। भीड़ में घुसते हुए उसने देखा कि एक हिरन का कुत्ता है जिसे कसाईयों ने पकड़कर एक खंभे से बांध दिया था और जिसे बेरहमी से पीटा जा रहा था। दया से अभिभूत होकर मार्टिन ने कसाईयों से कहा, दोस्तों, आप बेचारे कुत्ते को इतनी बेरहमी से क्यों पीट रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हमें उसे पीटने का पूरा अधिकार है, उसने अभी अभी एक नया मरा हुआ सुअर खाया है। मार्टिन ने कहा, उसे पीटना बंद करो और इसके बजाय उसे मुझे बेच दो। कसाईयों ने व्यंग्यात्मक लहजे में उत्तर दिया, यदि आप उसे खरीदना चाहें तो खरीद लें, लेकिन ऐसे खजाने के लिए हम 100 फ्लोरिन से कम एक पैसा भी नहीं लेंगे। 100, मार्टिन ने कहा, ठीक है, अगर आप इससे कम नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, और जेब से पैसे निकालकर उसने कुत्ते के बदले में उसे दे दिया, जिसका नाम शूरका था। जब मार्टिन घर आया तो उसकी माँ ने उससे ये प्रश्न किया, अच्छा, तुमने क्या खरीदा है? शूरका, कुत्ता, मार्टिन ने अपने नए कब्जे की ओर इशारा करते हुए कहा, जिस पर उसकी माँ बहुत क्रोधित हुई और उसे बुरी तरह से गालियां दी। उसे खुद पर शर्म आनी चाहिए, जब घर में मुश्किल से मुट्ठी भर भोजन था, ऐसे बेकार जानवर पर पैसे खर्च करना। अगले दिन उसने उसे वापस शहर भेज दिया, ये कहते हुए, यहाँ हमारे आखिरी 100 फ्लोरिन ले लो और उनसे भोजन खरीदो। मैंने अभी अभी संदूक से आटे के आखिरी दाने निकाले हैं और एक बन्नौक पकाया है, लेकिन ये कल तक नहीं टिकेगा। जैसे ही मार्टिन शहर में प्रवेश कर रहा था, उसकी मुलाकात एक असभ्य सा दिखने वाला किसान से हुई, जो एक बिल्ली को अपने पीछे एक रस्सी से घसीट रहा था, जो उस बेचारे जानवर के गले में बंधी थी। रुको, मार्टिन चिल्लाया, तुम उस बेचारी बिल्ली को कहाँ घसीट रहे हो? जवाब मिला, मैं उसे डुबाना चाहता हूँ। मार्टिन ने कहा, बेचारे जानवर ने क्या नुकसान किया है? किसान ने उत्तर दिया, इसने अभी अभी एक हंस को मारा है। मार्टिन ने विनती की, उसे मत डुबो, बल्कि मुझे बेच दो। जवाब मिला, 100 फ्लोरिन्स के लिए भी नहीं। मार्टिन ने कहा, क्या तुम इसे 100 फ्लोरिन में बेचोगे? देखो, ये है पैसे, और यह कहते हुए उसने उसे 100 फ्लोरिन थमा दिए, जिन्हें किसान ने जेब में रख लिया और मार्टिन ने बिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया, जिसका नाम वास्का था। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ ने उससे ये प्रश्न पूछा, अच्छा, तुम क्या लेकर आए हो? मैं ये बिल्ली लाया हूँ, वास्का, मार्टिन ने उत्तर दिया। और इसके अलावा क्या? मार्टिन ने उत्तर दिया, मेरे पास कुछ और खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तुम निकम्मे और निकम्मे हो, उसकी माँ ने बहुत गुस्से में कहा। तुरंत घर से निकल जाओ और अजनबियों के बीच जाकर अपनी रोटी मांगो। और चूंकि मार्टिन को उसकी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने शूरका और वास्का को बुलाया और उनके साथ काम की तलाश में सबसे नज़दीकी गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक अमीर किसान मिला, जिसने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। उन्होंने जवाब दिया, मैं दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करना चाहता हूँ। तो फिर मेरे साथ चलो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपने मजदूरों को बिना वेतन के काम पर रखता हूँ। अगर तुम 1 साल तक ईमानदारी से मेरी सेवा करोगे, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि यह तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। मार्टिन ने सहमति दे दी और 1 साल तक उसने लगन से काम किया और अपने मालिक की ईमानदारी से सेवा की, किसी भी तरह से खुद को नहीं बख्शा। जब हिसाब का दिन आया तो किसान उसे खलिहान में ले गया और 2 भरी हुई बोरियों की ओर इशारा करते हुए कहा, इनमें से जो भी तुम चाहो ले लो।
मार्टिन ने बोरियों में रखी सामग्री की जांच की और देखा कि एक बोरी चांदी से भरी थी और दूसरी रेत से। उसने खुद से कहा, इसमें कोई चाल होनी चाहिए, मुझे रेत ले लेनी चाहिए। और बोरी को अपने कंधों पर डालकर वह नए काम की तलाश में दुनिया की ओर चल पड़ा। वह आगे बढ़ता रहा और आखिरकार वह एक बड़े उदास जंगल में पहुंच गया। जंगल के बीच में वह एक घास के मैदान में पहुंचा, जहां आग जल रही थी, और आग के बीच में, लपटों से घिरी हुई, एक प्यारी युवती थी, जो मार्टिन ने अब तक देखी गई किसी भी चीज से अधिक सुंदर थी। और जब उसने उसे देखा तो उसने उसे पुकारा, मार्टिन, अगर तुम खुशी जीतना चाहते हो तो मेरी जान बचाओ। अपनी वफादार सेवा के बदले में जो रेत तुमने कमाई है, उससे आग बुझा दो। मार्टिन ने मन ही मन सोचा, सचमुच इस रेत से किसी की जान बचाना अधिक समझदारी होगी, बजाय इसके कि इसे अपनी पीठ पर घसीटा जाए, क्योंकि यह कितना भारी है। और उसने तुरंत अपने कंधों से बोरी उतारी और उसमें से सारा सामान आग की लपटों पर उड़ेला, और तुरंत आग बुझ गई। लेकिन उसी क्षण, देखो, वह सुंदर युवती सर्प में बदल गई और उस पर झपट पड़ी, उसके गले में लिपट गई और उसके कान में प्रेमपूर्वक फुसफुसाने लगी, मुझसे मत डरो मार्टिन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ पूरी दुनिया में चलूंगा। लेकिन पहले तुम्हें मेरे पिता के राज्य में, धरती के नीचे, साहपूर्वक मेरा अनुसरण करना होगा, और जब हम वहां पहुंचेंगे तो ये याद रखना, वो तुम्हें सोना, चांदी और चमकदार रत्न भेंट करेगा, लेकिन उन्हें छूना मत। इसके बजाय उससे वह अंगूठी मांग लो जो वह अपनी छोटी उंगली में पहनता है, क्योंकि उस अंगूठी में एक जादुई शक्ति है। तुम्हें बस उसे एक हाथ से दूसरे हाथ में फेंकना है, और तुरंत 12 युवक प्रकट होंगे, जो एक ही रात में, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, तुम्हारा आदेश पूरा करेंगे। इसलिए वे अपने रास्ते पर चल पड़े और बहुत भटकने के बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां सड़क के बीचों बीच एक बड़ी चट्टान खड़ी थी। तुरंत ही सर्प ने अपनी गर्दन से खुद को अलग कर लिया और जैसे ही उसने नम धरती को छुआ, उसने सुंदर युवती का आकार फिर से ले लिया। चट्टान की ओर इशारा करते हुए उसने उसे एक छेद दिखाया जो इतना बड़ा था कि एक आदमी उसमें से निकल सकता था। उसमें से गुजरते हुए वे एक लंबे भूमिगत मार्ग में प्रवेश कर गए, जो एक विस्तृत मैदान की ओर जाता था, जिसके ऊपर नीला आकाश फैला हुआ था। मैदान के बीच में पोफिरी से बना एक शानदार महल था, जिसकी छत सोने की थी और जिसमें चमचमाती हुई दीवारें थीं। और उसके सुंदर मार्गदर्शक ने उसे बताया कि यह वह महल था जिसमें उसके पिता रहते थे और अंडरवर्ल्ड में अपने राज्य पर शासन करते थे। वे दोनों महल में दाखिल हुए और राजा ने उनका बहुत ही प्यार से स्वागत किया। अपनी बेटी की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें फिर कभी देखने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। इतने सालों तक तुम कहाँ थे? उसने उत्तर दिया, मेरे पिता, मैं अपने जीवन के लिए इस युवक का ऋणी हूँ, जिसने मुझे एक भयानक मृत्यु से बचाया। इस पर राजा ने मार्टिन की ओर एक शालीन मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारे साहस को पुरस्कृत करूंगा और तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हारा दिल चाहता है। जितना सोना, चांदी और कीमती पत्थर तुम चाहो, ले लो। मार्टिन ने उत्तर दिया, महान राजा, मैं आपकी कृपापूर्ण पेशकश के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैं न तो सोने, न चांदी, न ही कीमती पत्थरों का लालच करता हूँ। फिर भी यदि आप मुझ पर कृपा करें, तो मुझे अपने शाही हाथ की छोटी उंगली से अंगूठी दे दीजिए। जब भी मेरी नज़र उस पर पड़ेगी, मैं आपकी कृपापूर्ण महारानी के बारे में सोचूंगा, और जब मैं विवाह करूंगा तो मैं इसे अपनी दुल्हन को भेंट करूंगा। राजा ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और मार्टिन को देते हुए कहा, ले लो, अच्छे नौजवान, लेकिन इसके साथ मैं एक शर्त रखता हूँ, तुम कभी किसी को यह नहीं बताना कि यह एक जादुई अंगूठी है। अगर तुमने ऐसा किया, तो तुम सीधे अपने ऊपर दुर्भाग्य लाओगे। मार्टिन ने अंगूठी ले ली और राजा को धन्यवाद देते हुए उसी रास्ते पर चल पड़ा जिस रास्ते से वह पाताल लोक में आया था। जब वह ऊपरी हवा में वापस आ गया तो वह अपने पुराने घर की ओर चल पड़ा और उसने पाया कि उसकी माँ अभी भी उसी पुराने घर में रह रही है जहां उसने उसे छोड़ा था। वे दोनों बहुत खुशी से साथ रहने लगे। उनका जीवन इतना घटनाहीन था कि ऐसा लग रहा था मानो ये हमेशा इसी तरह बिना किसी बाधा के चलता रहेगा।
लेकिन एक दिन अचानक उसके मन में आया कि वो शादी करना चाहता है और इसके अलावा वह एक बहुत ही शानदार पत्नी चुनेगा, संक्षेप में राजा की बेटी। लेकिन चूंकि उसे खुद पर भरोसा नहीं था कि वो प्रेमी बन सकता है, इसलिए उसने अपनी बूढ़ी माँ को इस मिशन पर भेजने का फैसला किया। उसने उससे कहा, तुम्हें राजा के पास जाना चाहिए और उसकी प्यारी बेटी का हाथ मेरे लिए मांगना चाहिए। तुम क्या सोच रहे हो, बेटा? बुढ़िया ने इस विचार से घबराकर उत्तर दिया, तुम अपने ही जैसे किसी व्यक्ति से विवाह क्यों नहीं कर सकते? यह मेरे जैसी गरीब बुढ़िया को राजकुमारी का हाथ पाने के लिए राजा के दरबार में भेजने से कहीं अधिक उचित होगा। क्यों, ये हमारे सिर के बराबर है। अगर मैं इस तरह के मूर्खतापूर्ण काम पर निकल गई तो न तो मेरी जान की कोई कीमत होगी और न ही तुम्हारी। कोई बात नहीं, छोटी माँ, मार्टिन ने उत्तर दिया। मेरा विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि तुम किसी तरह का उत्तर दिए बिना वापस न आओ। और इसलिए अपने बेटे के आदेश का पालन करते हुए बूढ़ी औरत महल में चली गई और बिना किसी बाधा के आंगन में पहुंची और शाही उपस्थिति कक्ष की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। सीढ़ियों के शीर्ष पर शानदार पोशाक में दरबारियों की कतारें इकट्ठी थीं, जो अजीब बूढ़ी आकृति को घूर रहे थे और उसे बुला रहे थे और हर तरह के संकेत के साथ उसे समझा रहे थे कि उन सीढ़ियों पर चढ़ना सख्त मना है। लेकिन उनके सख्त शब्दों और मना करने वाले इशारों का बूढ़ी औरत पर कोई असर नहीं हुआ और वह अपने बेटे के आदेशों का पालन करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ सीढ़ियां चढ़ती रही। इस पर कुछ दरबारियों ने उसे बाहों से पकड़ लिया और उसे पूरी ताकत से पीछे खींच लिया, जिस पर वह इतनी जोर से चिल्लाई कि राजा ने खुद इसे सुना और ये देखने के लिए बालकनी में आ गए कि मामला क्या है। जब उसने बूढ़ी औरत को अपनी बाहें बेतहाशा इधर उधर फेंकते हुए देखा और उसे चिल्लाते हुए सुना कि वह तब तक यहाँ से नहीं जाएगी जब तक वह राजा के सामने अपना मामला नहीं रख देती, तो उसने आदेश दिया कि उसे उसके सामने लाया जाए और तुरंत उसे सुनहरे उपस्थिति कक्ष में ले जाया गया, जहाँ शाही बैंगनी रंग के कुशनों के बीच पीठ टेककर राजा अपने सलाहकारों और दरबारियों से घिरा हुआ बैठा था। विनम्रतापूर्वक बूढ़ी औरत उसके सामने चुपचाप खड़ी रही। अच्छा, मेरी अच्छी बूढ़ी महिला, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? राजा ने पूछा। मैं आई हूँ, मार्टिन की माँ ने उत्तर दिया, और महाराज को मुझ पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, मैं प्रणय निवेदन करने आई हूँ। राजा ने क्रोधित भाव से कहा, क्या यह महिला पागल हो गई है? लेकिन मार्टिन की माँ ने साहपूर्वक उत्तर दिया, यदि राजा केवल धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनेंगे और मुझे सीधा उत्तर देंगे तो वे देखेंगे कि मैं पागल नहीं हूँ। हे राजा, आपके पास विवाह के लिए एक प्यारी बेटी है। मेरा एक बेटा है, एक प्रेमी जितना होशियार युवक और उतना अच्छा दामाद जितना आप अपने पूरे राज्य में पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह न कर सके। अब मुझे बताओ, हे राजा, मोटे और सीधे सादे, क्या आप अपनी बेटी को मेरे बेटे को पत्नी के रूप में देंगे? राजा ने बूढ़ी औरत के अजीब अनुरोध का अंत सुना, लेकिन हर पल उसका चेहरा काला होता गया और उसकी विशेषताएं कठोर होती गईं। अचानक उसने खुद से सोचा, क्या यह उचित है कि मैं, राजा, इस बेचारे बूढ़े मूर्ख पर क्रोधित हूँ? और सभी दरबारी और सलाहकार आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने उसके मुंह के चारों ओर कठोर रेखाएं और उसके माथे की शिकन को नर्म होते देखा और उस सौम्य लेकिन उपहासपूर्ण स्वर को सुना जिसमें उसने बूढ़ी औरत को उत्तर दिया, ये कहते हुए, अगर आपका बेटा उतना ही होशियार है जितना आप कहते हैं, और अगर दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो वह नहीं कर सकता, तो उसे मेरे महल की खिड़कियों के ठीक सामने 24 घंटे में एक शानदार महल बनाने दें। महल को शुद्ध क्रिस्टल के पुल से जोड़ा जाना चाहिए। पुल के दोनों ओर सुनहरे और चांदी के सेब वाले पेड़ उगने चाहिए और शाखाओं के बीच स्वर्ग के पक्षी होने चाहिए। पुल के दाईं ओर एक चर्च होना चाहिए जिसमें 5 सुनहरे गुंबद हों। इस चर्च में आपके बेटे की शादी मेरी बेटी से होगी और हम नए महल में शादी का जश्न मनाएंगे। लेकिन अगर वह मेरे इस शाही आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो एक न्यायप्रिय लेकिन सौम्य सम्राट के रूप में मैं आदेश दूंगा कि तुम और उसे पकड़ लिया जाए और पहले टार में और फिर पंखों में डुबोया जाए और मेरे दरबारियों के मनोरंजन के लिए तुम्हें बाजार में मार दिया जाए। राजा ने बोलना समाप्त किया और उसके होठों पर मुस्कान आ गई,
और उसके दरबारी और सलाहकार उस बूढ़ी औरत की मूर्खता के बारे में सोचकर हंस पड़े और राजा की बुद्धिमानी भरी युक्ति की प्रशंसा की और एक दूसरे से कहा, जब हम उन दोनों को तारकोल और पंख लगाए हुए देखेंगे तो ये कितना मजाक होगा। बेटा अपनी हथेली पर दाढ़ी उगाने में उतना ही सक्षम है जितना कि 24 घंटे में ऐसा काम करने में। अब बेचारी बूढ़ी औरत बहुत डर गई और कांपती हुई आवाज में उसने पूछा, क्या ये सचमुच आपकी शाही इच्छा है, हे राजा? क्या मुझे यह आदेश अपने बेचारे बेटे तक ले जाना चाहिए? हाँ, बूढ़ी औरत, यही मेरी आज्ञा है। अगर तुम्हारा बेटा मेरी आज्ञा का पालन करेगा तो उसे मेरी बेटी इनाम में मिलेगी, लेकिन अगर वह असफल रहा तो उसे तुम दोनों के साथ तारकोल की बैरल और सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। घर लौटते समय बेचारी बूढ़ी औरत फूट फूट कर रो पड़ी और जब उसने मार्टिन को देखा तो उसने उसे राजा द्वारा कही गई बातें बताईं और रोते हुए बोली, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था बेटा कि तुम्हें अपने ही स्तर की लड़की से शादी करनी चाहिए? अगर तुमने ऐसा किया होता तो आज हमारे लिए बेहतर होता। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, मेरा कोर्ट जाना हमारी जान के बराबर है और अब हम दोनों को तारकोल और पंख लगाकर सरेआम बाजार में जला दिया जाएगा। ये भयानक है। और वह करा उठी और रोने लगी। छोटी माँ, डरो मत, मार्टिन ने उत्तर दिया, मुझ पर भरोसा रखो और तुम देखोगी कि सब ठीक हो जाएगा। तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। और झोपड़ी के सामने कदम रखते हुए मार्टिन ने अपनी अंगूठी एक हाथ की हथेली से दूसरे हाथ में फेंकी, जिस पर 12 युवक तुरंत प्रकट हुए और पूछा कि वह उनसे क्या चाहता है। फिर उसने उन्हें राजा के आदेश बताए और उन्होंने उत्तर दिया कि अगली सुबह तक सब कुछ ठीक वैसा ही पूरा हो जाना चाहिए जैसा राजा ने आदेश दिया था। अगली सुबह जब राजा जागा और उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसके महल के ठीक सामने एक भव्य महल था और उसके साथ शुद्ध क्रिस्टल का एक पुल जुड़ा हुआ था। पुल के दोनों ओर पेड़ उग रहे थे, जिनकी शाखाओं से सुनहरे और चांदी के सेब लटक रहे थे, जिनके बीच स्वर्ग के पक्षी बैठे थे। दाईं ओर धूप में चमकते हुए एक शानदार चर्च के 5 सुनहरे गुंबद थे, जिनकी घंटियां बज रही थीं, मानो वे पृथ्वी के सभी कोनों से लोगों को बुला रही हों और इस चमत्कार को देखें। अब हालांकि राजा अपने भावी दामाद को तारकोल से लथपथ, पंख लगाए हुए और सूली पर जला हुआ देखना चाहता था, लेकिन उसे अपनी शाही शपथ याद थी और उसे एक बुरे व्यवसाय से भी बेहतर काम करना था। इसलिए उसने दया का भाव लिया और मार्टिन को ड्यूक बना दिया और उसकी बेटी को भरपूर दहेज दिया और अब तक देखी गई सबसे शानदार शादी की दावत तैयार की, ताकि आज भी देश के पुराने लोग इसकी चर्चा करें। शादी के बाद मार्टिन और उसकी शाही दुल्हन शानदार नए महल में रहने चले गए और यहाँ मार्टिन सबसे ज्यादा आराम और विलासिता में रहने लगा, ऐसी विलासिता जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हालांकि वह दिन भर खुश था और एक ग्रिग की तरह खुश था। राजा की बेटी सारा दिन परेशान रही, ये सोचकर कि उसे एक विदेशी देश के अमीर युवा राजकुमार की बजाय गरीब विधवा के बेटे मार्टिन से शादी करके कितना अपमान सहना पड़ा। वह इतनी दुखी थी कि उसने अपना सारा समय ये सोचने में बिताया कि वह अपने अवांछनीय पति से कैसे छुटकारा पाएगी। और सबसे पहले उसने उसकी शक्ति का रहस्य जानने का निश्चय किया और चापलूसी भरे, स्नेह भरे शब्दों के साथ उसने उसे यह बताने के लिए मनाने की कोशिश की कि वह कितना चतुर है, कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं कर सकता। पहले तो उसने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन एक बार जब वह झुकने के मूड में था तो वह अपने प्यारे चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान के साथ उसके पास गई और उससे चापलूसी भरे शब्द बोलते हुए उसने उसे एक मीठी तीखी स्वाद वाली औषधि पीने को दी। और जब उसने इसे पी लिया तो मार्टिन के होंठ खुल गए और उसने उससे बताया कि उसकी सारी शक्ति उस जादुई अंगूठी में है जो उसने अपनी उंगली पर पहनी हुई है, और उसने उसे बताया कि इसका उपयोग कैसे करना है। और अभी भी बोलते हुए वह गहरी नींद में सो गया। और जब उसने देखा कि औषधि ने काम किया है और वह गहरी नींद में सो गया है, तो राजकुमारी ने उसकी उंगली से जादुई अंगूठी ले ली और आंगन में जाकर उसने उसे एक हाथ की हथेली से दूसरे हाथ में फेंक दिया। उसी क्षण 12 युवक प्रकट हुए और उससे पूछा कि उसने उन्हें क्या करने का आदेश दिया है। तब उसने उन्हें बताया कि अगली सुबह तक उन्हें महल,
पुल और चच को हटा देना था और उनकी जगह वह साधारण झोपड़ी बनानी थी जिसमें मार्टिन अपनी माँ के साथ रहता था, और जब वह सो जाए तो उसके पति को उसके पुराने कमरे में ले जाना था और उन्हें उसे धरती के सबसे दूर के छोर पर ले जाना था, जहाँ एक बूढ़ा राजा रहता था जो अपने महल में उसका स्वागत करेगा और उसे शाही राजकुमारी के रूप में सम्मानित करेगा। 12 युवकों ने एक ही क्षण में उत्तर दिया, तुम्हारी बात मान ली जाएगी। और अचानक अगली सुबह जब राजा जागा और अपनी खिड़की से बाहर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया कि महल, पुल, चच और पेड़ सब गायब हो गए थे और उनकी जगह एक खाली, दयनीय दिखने वाली झोपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था। राजा ने तुरंत अपने दामाद को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह सब कुछ बताए जो हुआ था। लेकिन मार्टिन ने अपने शाही ससुर की ओर देखा और एक शब्द भी नहीं बोला। तब राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने एक परिषद बुलाकर मार्टिन पर जादू टोना करने और राजा को धोखा देने तथा राजकुमारी को भगा ले जाने का आरोप लगाया और उसे एक ऊंचे पत्थर के टॉवर में कैद कर दिया गया, जहां उसे न तो कुछ खाने को दिया गया और न ही पीने को, जब तक कि वह भूख से मर न जाए। फिर उसकी सख्त जरूरत के समय उसके पुराने दोस्त शूर का कुत्ता और वास्का बिल्ली को याद आया कि कैसे मार्टिन ने एक बार उन्हें क्रूर मौत से बचाया था, और उन्होंने आपस में सलाह की कि उन्हें उसकी मदद कैसे करनी चाहिए। और शूर का गुर्राया और उसका विचार था कि वह सभी को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता है, लेकिन वास्का ध्यानमग्न होकर गुर्राया और मखमली पंजे से अपने कान के पिछले हिस्से को खुजलाया और विचारों में खोया रहा। कुछ मिनटों के बाद उसने अपना मन बना लिया और शूरका की ओर मुड़ते हुए कहा, चलो हम दोनों साथ साथ शहर में चलते हैं और जैसे ही हमें कोई बेका मिले तुम उसके पैरों के बीच से भागना और उसके सिर से ट्रे उतार देना। मैं रोल्स को पकड़ लूंगी और उन्हें हमारे मालिक के पास ले जाऊंगी। कहते ही काम हो गया। दोनों वफादार प्राणी साथ साथ शहर में भाग गए और बहुत जल्द ही उन्हें एक बेका मिला जो अपने सिर पर ट्रे उठाए हुए था और चारों ओर देख रहा था, जबकि वह चिल्ला रहा था, ताजे रोल, मीठा केक, हर तरह की फैंसी ब्रेड, आओ और खरीदो, आओ और ले जाओ। निश्चित रूप से तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें पसंद है। उस समय शूरका ने अपने पैरों के बीच से भागकर भागा, बेकर लड़खड़ा गया, ट्रे उलट गई, रोल जमीन पर गिर गए, और जब वह आदमी गुस्से में शूरका का पीछा कर रहा था, वास्का रोल को झाड़ी के पीछे खींचकर ले जाने में कामयाब हो गया। और जब एक पल बाद शूरका उसके साथ आ गई तो वे पूरी गति से पत्थर के टॉवर की ओर चल पड़े, जहां मार्टिन एक कैदी था, और रोल को अपने साथ ले गए। वास्का बहुत फुर्तीला था, बाहर से जालीदार खिड़की पर चढ़ गया और चिंतित स्वर में पुकारा, क्या आप जीवित हैं, गुरुजी? मैं मुश्किल से जिंदा हूँ, लगभग भूख से मर गया हूँ, मार्टिन ने कमजोर आवाज में जवाब दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इस हद तक पहुंच जाएगा कि मैं भूख से मर जाऊंगा। कोई बात नहीं, प्यारे मालिक, शूरका और मैं आपकी देखभाल करेंगे, वास्का ने कहा। और अगले ही पल वह नीचे उतरी और उसके लिए एक रोल लेकर आई, फिर दूसरा, फिर तीसरा, आखिरकार वह उसके लिए पूरी ट्रे भरकर ले आई। इस पर उसने कहा, प्यारे मालिक, शूरका और मैं आपकी जादुई अंगूठी लाने के लिए धरती के सबसे दूर के राज्य में जा रहे हैं। आपको सावधान रहना होगा कि रोल हमारे लौटने तक बचे रहें। और वास्का ने अपने प्रिय स्वामी से विदा ली और शूरका के साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। वे आगे बढ़ते रहे, राजकुमारी के निशानों की तलाश में हमेशा दाएं बाएं देखते रहे, हर रास्ते का अनुसरण करते रहे, हर बिल्ली और कुत्ते से पूछताछ करते रहे, हर राहगीर की बातें सुनते रहे, और अंत में उन्होंने सुना कि पृथ्वी के सबसे दूर के छोर पर वह राज्य, जहां 12 युवकों ने राजकुमारी को उठाया था, बहुत दूर नहीं था। और अंत में एक दिन वे उस दूर के राज्य में पहुंच गए, और तुरंत महल में जाकर उन्होंने उस जगह के सभी कुत्तों और बिल्लियों से दोस्ती करना शुरू कर दिया, और उनसे राजकुमारी और जादुई अंगूठी के बारे में पूछना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी उन्हें दोनों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सका। एक दिन संयोगवश वास्का चूहों का शिकार करने महल के तहखाने में गई थी, और एक बहुत मोटा, भरपूर खाया पिया चूहा देखकर वह उस पर झपटी, उसके मुलायम फर में अपने पंजे गड़ा दिए, और बस उसे निगलने ही वाली थी कि तभी उस छोटे जीव की विनती भरी आवाज ने उसे रोक दिया, जो कह रहा था, अगर आप मेरी जान बख्श दे तो मैं आपकी बहुत बड़ी सेवा कर सकता हूँ।
मैं आपके लिए अपनी पूरी ताकत से काम करूंगा, क्योंकि मैं चूहों का राजा हूँ, और अगर मैं मर गया तो पूरी प्रजाति खत्म हो जाएगी। ठीक है, वास्का ने कहा, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। इस महल में एक राजकुमारी रहती है, जो मेरे प्यारे मालिक की दुष्ट पत्नी है। उसने उसकी जादुई अंगूठी चुरा ली है। तुम्हें उसे उससे किसी भी कीमत पर छीनना होगा, क्या तुमने सुना? जब तक तुम यह नहीं कर लेते मैं तुम्हारे फर से अपने पंजे नहीं हटाऊंगा। अच्छा, चूहे ने उत्तर दिया, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। और ऐसा कहते हुए उसने अपने राज्य के सभी चूहों को एक साथ बुलाया। अनगिनत चूहे, छोटे और बड़े, भूरे, इकट्ठे हुए और अपने राजा के चारों ओर एक घेरा बनाया, जो वास्का के पंजे के नीचे एक कैदी था। उनकी ओर मुड़ते हुए उसने कहा, प्यारे और वफादार प्रजा, तुम में से जो कोई भी अजीब राजकुमारी से जादुई अंगूठी चुराएगा, वह मुझे एक क्रूर मौत से मुक्त कर देगा, और मैं उसे राज्य के सभी अन्य चूहों से ऊपर सम्मान दूंगा। तुरंत एक छोटा चूहा आगे बढ़ा और बोला, मैं अक्सर रात में राजकुमारी के शयन कक्ष में घूमता रहता हूँ, और मैंने देखा है कि उसके पास एक अंगूठी है जिसे वह अपनी आंखों के तारे की तरह संभाल कर रखती है। सारा दिन वह इसे अपनी उंगली में पहनती है और रात में इसे अपने मुंह में रखती है। महाराज, मैं आपके लिए अंगूठी चुराने का बीड़ा उठाता हूँ। और छोटा चूहा राजकुमारी के शयन कक्ष में चला गया और रात होने का इंतजार करने लगा। फिर जब राजकुमारी सो गई तो वह उसके बिस्तर पर चढ़ गया और तकिए में एक छेद कर दिया, जिसमें से उसने एक एक करके छोटे पंखों को घसीटा और उन्हें राजकुमारी की नाक के नीचे फेंक दिया। और रोएदार पंख राजकुमारी की नाक में और उसके मुंह में उड़ गए, और वो उठकर छींकने और खांसने लगी, और अंगूठी उसके मुंह से निकलकर कंबल पर गिर गई। एक झटके में छोटे चूहे ने उसे पकड़ लिया और चूहों के राजा के लिए फिरौती के तौर पर वास्का के पास ले आया। इसके बाद वास्का और शूरका चल पड़े और रात दिन यात्रा करते हुए वे उस पत्थर के टॉवर पर पहुंच गए जहां मार्टिन कैद था, और बिल्ली खिड़की पर चढ़ गई और उसे पुकारा, मार्टिन, प्रिय स्वामी, क्या आप अभी भी जीवित हैं? आह, वास्का, मेरी वफादार छोटी बिल्ली, क्या ये तुम हो? एक कमजोर आवाज ने जवाब दिया, मैं भूख से मर रहा हूँ। 3 दिनों से मैंने खाना नहीं खाया है। अच्छा दिल रखो, प्यारे मालिक, वास्का ने जवाब दिया, आज से तुम खुशी और समृद्धि के अलावा कुछ नहीं जानोगे। अगर ये तुम्हें पहेलियों से परेशान करने का क्षण होता, तो मैं तुम्हें अनुमान लगाने के लिए कहता कि शूरका और मैं तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। बस इतना सोचो, हमने तुम्हें तुम्हारी अंगूठी दिला दी है। इन शब्दों पर मार्टिन की खुशी की कोई सीमा नहीं थी, और उसने उसे प्यार से सहलाया, और वह उससे रगड़ती रही और खुशी से गुर्राती रही, जबकि नीचे शूरका हवा में उछल रहा था और खुशी से भौंक रहा था। तब मार्टिन ने अंगूठी ली और उसे एक हाथ से दूसरे हाथ में फेंक दिया, और तुरंत 12 युवक प्रकट हुए और पूछा कि उन्हें क्या करना है। पहले मेरे लिए कुछ खाने पीने के लिए लाओ, जितनी जल्दी हो सके, और उसके बाद संगीतकारों को यहाँ लाओ और हम पूरे दिन संगीत का आनंद लें। अब जब शहर और महल के लोगों ने मीनार से संगीत की आवाज़ सुनी तो वे अचंभित हो गए और राजा के पास ये खबर लेकर आए कि मार्टिन की मीनार में जादू टोना चल रहा है, क्योंकि भूख से मरने के बजाय वो संगीत की आवाज़ और प्लेटों, गिलासों, चाकुओं और कांटों की खटखट के साथ मौज मस्ती कर रहा था, और संगीत इतना मनमोहक था कि सभी राहगीर उसे सुनने के लिए खड़े हो गए। इस पर राजा ने तुरंत एक दूत को भुखमरी की मीनार पर भेजा और उसने जो देखा उससे वह इतना हैरान हुआ कि वह वहीं खड़ा रह गया। फिर राजा ने अपने मुख्य सलाहकारों को भेजा और वे भी आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। अंत में राजा स्वयं आए और वे भी संगीत की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। फिर मार्टिन ने 12 युवकों को बुलाया, उनसे कहा, मेरे महल को फिर से बनाओ और इसे क्रिस्टल ब्रिज के साथ राजा के महल से जोड़ो। सुनहरे और चांदी के सेब वाले पेड़ों को मत भूलना, और शाखाओं में स्वर्ग के पक्षियों को मत भूलना, और 5 गुंबदों के साथ चर्च को वापस रखो, और घंटियां बजाओ जिससे राज्य के चारों कोनों से लोग आएं। और एक और बात, मेरी विश्वासघाती पत्नी को वापस लाओ और उसे महिलाओं के कक्ष में ले जाओ। और यह सब उसके आदेशानुसार हुआ, और स्टारवेशन टॉवर से बाहर निकलकर उसने राजा
अपने ससुर को बांह से पकड़ा और उसे नए महल में ले गया, जहां राजकुमारी डरी हुई और कांपती हुई बैठी थी, अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। और मार्टिन ने राजा से कहा, राजा और शाही पिता, मैंने आपकी बेटी के हाथों बहुत कुछ सहा है। उसे क्या सजा दी जानी चाहिए? तब सौम्य राजा ने उत्तर दिया, प्रिय राजकुमार और दामाद, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो अपने क्रोध को अनुग्रह में बदल दीजिए, मेरी बेटी को क्षमा कर दीजिए और उसे अपने हृदय और अनुग्रह में पुनः स्थापित कर लीजिए। और मार्टिन का दिल नर्म हो गया और उसने अपनी पत्नी को माफ कर दिया और वे हमेशा खुशी खुशी साथ रहने लगे। और उसकी बूढ़ी माँ उसके पास आकर रहने लगी और उसने शूरका और वास्का को कभी अलग नहीं किया। और मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसने फिर कभी अंगूठी को अपने पास से जाने नहीं दिया।